आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद अब आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस में बयानबाजी शबाब पर है। पार्टी के सीनियर लीडर लगातार पार्टी के अंदर खुद एहतिसाबी की बात कह रहे हैं। मुल्क की सबसे पुरानी और तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली पार्टी कांग्रेस की हुकूमत अब सिर्फ तीन चार रियासतों तक एक तरह से महदूद हो गई है, और वो भी खतरों की जद में है। पार्टी किधर जाएगी और किसकी क़यादत में आगे बढ़ेगी, या फिर कांग्रेस आज जिस मकाम पर खड़ी है वहीं दम तोड़ देगी या खत्म हो जाएगी? इस तरह के कई सवाल हैं जो एक तरह से आवाम की जबान पर हैं। असल में मुल्क की सबसे कदीम सियासी जमात का सबसे बुरा वक्त चल रहा है। लोकसभा इलेक्शन में हार के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान का सिलसिला जारी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी और यूपीए सदर सोनिया गांधी के लिए भी यह मुश्किल घड़ी है। पार्टी के सीनियर लीडरों में हमाहंगी ना के बराबर है। कांग्रेस अपनी तारीख के सबसे मुश्किल दौर से एक तरह से गुजर रही है, और इसके सदर राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद हालात मजीद खराब है। पार्टी में बयानबाजी और खलफिशार का दौर जारी है। सवाल यही उठता है कि कब और कैसे कांग्रेस की नैया पार लगेगी, यानी कांग्रेस के आखिर अच्छे दिन कैसे आएंगे। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यह तवक्को की जा रही थी कि 2014 और 2019 के इंतखाबात में अपनी इबरतनाक शिकस्त से कांग्रेस कुछ सबक लेगी और खुद को मजबूत करने के लिए मौसर इक़दामात करेगी। अभी इन बातों पर गौर ही किया जा रहा था कि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की हालत इस वक्त इंतहाई खस्ता है। पार्टी की क़यादत फिलहाल सोनिया गांधी के जिम्मे है। वो कांग्रेस की कारगुजार सदर है। कांग्रेस दिन ब दिन जवाल की जानिब गामजन है। कांग्रेस में हर तरफ हर सतह पर खासा इंतशार नजर आता है। सीनियर लीडर बयानबाजी से पार्टी के अंदरूनी हालात बता रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त के बाद पार्टी सदर की हैसियत से राहुल गांधी की दस्तबरदारी ने हर किसी को उलझन का शिकार बना दिया है। सलमान खुर्शीद ने मजीद कहा कि कांग्रेस को तन्हाइयों की लहर का सामना है, क्योंकि अप्रैल मई में पार्लिमानी शिकस्त के बाद अपनी शिकस्त को तस्लीम करने में इन्हें काफी वक्त लगा। हम अब तक मुश्तरका तौर पर शिकस्त की वजूहात का जायजा लेने में नाकाम रहे हैं। वहीं एक और कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर तशवीश जाहिर की है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इंतखाबात सर पर हैं। ऐसे में कई कांग्रेस के लीडर पार्टी से नाराज हैं। संजय निरुपम अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। ये हालात जाहिर करते हैं कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन कब और कैसे आएंगे। कांग्रेस को अगर अपनी हालत बेहतर बनाना है तो इसे खुद को मुस्तहकम करना होगा। इसके लिए इसे अपने तर्ज अमल में तब्दीली लानी होगी। कांग्रेस के बाज लीडर जिस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, इससे इनको परहेज करना होगा, और खासकर कांग्रेस को अपनी लीडरशिप के साथ ही साथ तंजीमी सतह पर बहुत काम करने की जरूरत है। मुख्तसर ये कि कांग्रेस को अगर अपनी हालत बेहतर बनानी है तो इसे माजी से सबक लेना होगा और अपनी तंजीमी खराबियों को दूर करके एक मुस्तहकम जमात के रूप में सामने आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक तरफ दो रियासतों में असेंबली इंतखाबात सर पर हैं, यानी महाराष्ट्र और हरियाणा में, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के होमवर्क की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की यहां खींचतान लगातार चल रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो संजय निरुपम एक तरह से नाराज नजर आते हैं। इसी तरह से हरियाणा की बात करते हैं तो यहां पर भी कई लीडर ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल कमेटी की हम बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, उसकी क़यादत की बात करते हैं, तो एक नाराजगी है। कई लीडर हालिया दिनों में बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, खुद एहतिसाबी की जरूरत है। आखिर कांग्रेस के अच्छे दिन कैसे आएंगे?
कांग्रेस लगातार 2014 में एक तरह से शिकस्त हुई और उसके बाद 2019 में दो बड़ी शिकस्त हुई। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव जीता था और उसके बाद पंजाब में उससे पहले जीत हासिल हुई थी कांग्रेस को, कुछ हौसले बढ़े थे, लेकिन 2019 की शिकस्त से एक बार फिर से कांग्रेस टूटती जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, या जो नाराजगी एक तरह से पार्टी में बढ़ती जा रही है, इसकी क्या कुछ वजह है, इसे भी आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। जो सीनियर लीडरों के लगातार बयानात आ रहे हैं, इनकी आखिर क्या वजह, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस डिबेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा प्रभात त्रिपाठी जी, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियानिगार हैं, इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में कुछ और पैनलिस्ट भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तहसीन, जो बयानबाजी लगातार कांग्रेस को लेकर हो रही, कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों के बयान आए हैं और सबका यही कहना है कि कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, जिसे हिंदी में कहते हैं कि आत्मचिंतन, सेल्फ थिंकिंग की एक तरह से जरूरत है। सच्चाई आखिर क्या कुछ है, क्या कुछ आपको नजर आता है? देखिए, बिल्कुल सही है, कांग्रेस को आत्मचिंतन बिल्कुल करनी चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने इस देश को जंग आज़ादी में जिसने लीड लिया था। 70 साल से अधिकतर वर्षों इस वर्ष इस मुल्क पर हुकूमत इस पार्टी ने की है, तो ये आत्मचिंतन तो करनी ही चाहिए इस पार्टी को, और ये सोचना चाहिए कि वो चुनाव में क्यों इनको हार मिली है। इसके अलावा पार्टी को एक मंच पर रहकर एक तरह की बातें रखनी होगी, अपनी आइडियोलॉजी को नहीं खोना होगा, और जो जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी है उसे आगे ले जाना होगा। कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद की पार्टी है। ये अधिकार और ये दायित्व और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी जमात का नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का। कांग्रेस को उसे आगे ले जाना होगा। बिल्कुल। इस बीच दो खास मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त दीपक पांडे, सपोर्टर हैं, लीडर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। इनके अलावा सीनियर सहाफी, सीनियर जर्नलिस्ट मुमताज आलम रिजवी साहब भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। दीपक पांडे और मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात तहसीन पूनावाला जी ने कही, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस को चैलेंजेस का सामना है, कांग्रेस इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन मैं त्रिपाठी जी सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्या कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से कांग्रेस एक तरह से परेशानियों में लगातार घिरती जा रही है? इसमें सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस की यह है कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की जो कनेक्टिविटी है, जो जनता के बीच एक संपर्क होना चाहिए, कांग्रेस के लीडरान, जितने भी लीडरान हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, कोई अगर संघर्ष की बात आती है या कोई समस्या की बात आती है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी का जब नेतृत्व कांग्रेस को मिला और राहुल गांधी ने एक उस नेतृत्व को, एक अच्छे मौके को इस देश की जनता के सामने गवा दिया। वो सिर्फ एक चीज को पकड़ के रह गए जो जनता नहीं सुनना चाहती थी, राफेल में चौकीदार चोर है। आप नेगेटिविटी की आप बात करते हैं, आप पॉजिटिविटी की बात करें। आप किसी एक मंच पे खड़े अगर आप होते हैं तो आप उसी मंच पे खड़े रहिए। अगर आप किसी एक कम्युनिटी के का लीडर बनना चाहते हैं तो आप वही बनने रहिए। फिर ये जनेऊ और ये सब चीजें धारण करना और समय समय पे जब चुनाव आता है, त्रिपाठी जी, यही बात सलमान खुर्शीद ने भी उठाई है, यही बात सलमान खुर्शीद ने कही। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब वक्त आया तो हमारे जो लीडर हैं, हमारी जो लीडरशिप है वो पीछे हट गई। नहीं, और इनके बयान बहादुर जो लीडर हैं, अरे आप कोई देखिए, कांग्रेस में आप अध्यक्ष एक ढूंढने गए थे और आप अपने घर से ही एक अध्यक्ष ढूंढ के फिर आप ले आए। आप जनता का परसेप्शन, जनता के बीच आपको परसेप्शन अपना क्रिएट करना पड़ेगा, आपको परसेप्शन बनाए रखना पड़ेगा। जो पुराने नेता थे, इंदिरा जी तक जो दौर चला, राहुल तक, राजीव तक जो दौर चला,
उसका कांग्रेस 3 दशक से हमारे उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह समाप्त हो गई, पूरे देश से समाप्त हो रही है। ये एक बहुत बड़ी आत्मचिंतन का विषय है और इसमें चिंतन कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, कोई चिंतन दूसरे अपोजिशन पार्टी लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तहसीन पुनावाला कुछ रिएक्शन देना चाह रहा है। मैं तहसीन 30 सेकंड दे रहा हूं। आपने कहां आपको शिकस्त मिली है? ठीक है त्रिपाठी जी, आ रहा हूं। तहसीन पुनावाला, देखिए, इस तरह की बातें करना जो फैक्ट्स से अलग हो कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक ही बात पर कैंपेनिंग की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी नासमझ दिखाती है जनता और आवाम के सामने। राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे, आप याद करोगे अबू भाई, सबसे पहले नेता थे 2016 में जिन्होंने कहा नोटबंदी से हमारी इकोनॉमी पे बड़ा अटैक होगा। यही बीजेपी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी को देशद्रोही कहा। राहुल गांधी ने बार बार समझाया जिस तरह का जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं मोदी जी, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं, आपके जीएसटी के टैक्स कलेक्शंस घटेंगे। अब वो हो चुका है, लेकिन आपने उनका मजाक बनाया, उनके वीडियोस को आपने एडिट किया, झूठ बोल रहे हो और आज भी आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने सिर्फ प्रोफाइल का मुद्दा उठाया, न्याय स्कीम थी, अलग अलग स्कीम थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर कैंपेनिंग की। ठीक है, मैं मानता हूं वे चुनाव हार गए, लेकिन हम फैक्ट्स पर बात करें और अपनी बात में समाप्त करता हूं। जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के 2018 से लेकर 2019 तक, सिवाय लोकसभा के चुनाव और एक भी चुनाव में मोदी जी ने हुकूमत नहीं बनाई। सारी हुकूमतें कांग्रेस ने बनाई, चाहे कर्नाटका का भी सूबा हो, हुकूमत तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने बनाई, तो वो मोदी जी को लगातार हरा रहे थे। ठीक है, अब लोकसभा में हार हुई, उसके उनको देखना चाहिएगा, आत्मचिंतन करनी होगी, लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की, ये कहना कि राहुल गांधी सिर्फ जनेऊ पहने थे, सिर्फ मंदिर जा रहे थे, सिर्फ रफाल के मुद्दे पर बात के, मुझे लगता है आप फैक्ट्स थोड़ा चेक करें। आप ही का मीडिया जो एक ही बात को लेकर आगे चलता है और नेगेटिव कैंपेनिंग की बात करें, तो मैं आपको खत्म करता हूं अपनी बात। आधार से लेकर जीएसटी तक सब चीजों का विरोध मोदी जी ने किया, आज वही मोदी जी उस पर यू टर्न ले रहे। तो मोदी जी करे वो सब ठीक, रामलीला, कौर करे तो कैरेक्टर ढीला, ये कहां का इंसाफ हुआ? मैं नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात तहसीन पुनावाला कह रहे हैं वो उस पे भी मुझे जवाब चाहिए, और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जो बयानबाजी लगातार कांग्रेस के अंदर सीनियर लीडर बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर अब जो बीजेपी की तरफ से बयान मुख्तार अब्बास नकवी साहब का आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घर में जो आग लगी उसके लिए कांग्रेस के चश्मो चिराग जो है वही जिम्मेदार हैं। वैसे भी कांग्रेस का करैक्टर ढीला है नहीं है, ये तो मेरे से बेहतर तहसीन भाई जानते हैं, वही बता सकते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। उनका अंदरूनी मामला है, पार्टी में कौन अध्यक्ष रहे, कौन नहीं रहे, क्या करना है। लेकिन एक बात तो सत्य है, वो ये कि कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी लगातार मोदी जी को हरा, और उसके बाद लोकसभा चुनाव हारे तो वो छोड़ करके चले गए। उनको बीजेपी ने दबाव नहीं डाला था कि आप अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, और राहुल गांधी छोड़े 2 महीने तक, 2 महीने नहीं, इससे भी कहीं अधिक समय तक कांग्रेस बिना अध्यक्ष के रही है। वहां अध्यक्ष नहीं मिला, और मिला तो एक ही परिवार का मिला, उसी परिवार से जो पहले अध्यक्ष थे उनको बना दिया आपने। तो जो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी है, उसको दूसरी बातें समझ नहीं आ सकती, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस हाशिए पे क्यों है? त्रिपाठी जी मेरे से पहले बोल रहे थे, तहसीन भाई दोबारा भी आए, त्रिपाठी जी ने बड़ी स्पष्ट बात कही कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति नहीं छोड़ रही है अभी तक, और देश सकारात्मक राजनीति के साथ साथ चलते चलते मोदी जी ने जो स्थिति पैदा की है, अब विश्व भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स को अपना रहा है, नेगेटिव पॉलिटिक्स पूरे विश्व से हटती जा रही है, और ऐसे समय में आप फिर नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज कांग्रेस के अगर लोग आपस में कहते हैं कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, तो ये उनका मामला है, करे ना। हमारे लिए तो राहुल गांधी ज्यादा कि हमें क्या दिक्कत है, या जो भी बन जाए। कांग्रेस की हालात ये है कि जो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरदार पटेल, पंडित नेहरू के अलावा जो उन्होंने पुराने सब नाम अभी गिनवाए थे कि उनकी पार्टी है, आजादी की जंग लड़ी, जिस आजादी की जंग लड़ी वो कांग्रेस थी, और महात्मा गांधी जी ने कहा कि उस कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, फिर बनी कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस आई। ये उस समय की कांग्रेस नहीं थी, तो लेकिन ये अभी भी उसी प्रकार से उसी को समझते हैं अपना।
जो सपना महात्मा गांधी जी का था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, वो राहुल जी ने कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नवीन जी को तो पूरा कर रहे हैं। नवीन जी जो मौजूदा कांग्रेस है वो कहीं बीजेपी को कॉपी तो नहीं कर रही है? नहीं, बीजेपी को कॉपी किस लिए करेगी? बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। बीजेपी जो है कांग्रेस नहीं करती राष्ट्रवाद की बात। कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात नहीं करती है। एनआरसी के विरोध में कांग्रेस जो है, हमने ऑपरेशन क्लीन चलाया जम्मू कश्मीर में, उसके विरोध में कांग्रेस। बालाकोट का हमला किया जिसका आतंकवादी जांच में मारे गए, उसका सबूत कांग्रेस मांगा करती थी। कांग्रेस पुलवामा में कहती थी कि आपने खुद मरवा दिया। तो मतलब जो कांग्रेस की सोच है, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच राष्ट्रहित में 370 का समर्थन करते थे, हमने धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर के लोग। तहसीन कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? तहसीन जो इल्जाम लगा रहे हैं नवीन कि जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए इश्यू है उस पर कांग्रेस तो आगे आती नहीं है, गवर्नमेंट के साथ खड़ी नहीं होती है कांग्रेस। मैं आपके माध्यम से आपकी आवाम को दो चीज बताना चाहता हूं। हम एक राष्ट्रीय चैनल पे है, झूठ बोलना में बंद करना चाहिए। दो चीज मैं सबूत के साथ पेश करूंगा। आज मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात। अमित शाह सर ने यह कहा है, यह बयान दिया है, आप पीटीआई को चेक कीजिए कि एनआरसी की प्रक्रिया खराब है, इसे हम खत्म कर देंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर। इसका विपक्ष, इसका ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में भी किया है, हिमंत बिस्वा शर्मा। मेरी बातों पे आप यकीन मत कीजिए, मैं जब तक अपनी दूसरी बात खत्म कर देता हूं, आप इसका फैक्ट चेक कीजिए। आज अमित शाह जी ने बोला दूसरी बात, तो क्या अमित शाह जी देशद्रोही? दूसरी बात, महात्मा गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कांग्रेस को खत्म होना चाहिए। उनके भाषण की ड्राफ्ट स्पीच में उन्होंने यह लिखा था कि कांग्रेस को अब अपना रूप बदलना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत के विरोध है वो बंद करते, अब हुकूमत में आगे जनता की आवाम की सेवा करना चाहिए। वो भाषण दिया नहीं गया, लेकिन वो उस भाषण उस प्रक्रिया में भाषण लिखा गया था, उसका आप एक लाइन उठाते। इसका भी आप फैक्ट चेक कर दीजिए। अबू भाई, आप दूसरी बार मेरे पास आओगे, अगर ये फैक्ट चेक में मैं गलत हूं, मैं आपके आवाम के सामने माफी मांगूंगा, मजरत चाहूंगा, और अगर मैं सही निकला तो वो मजरत मांगेंगे, वो माफी मांगेंगे। ये चैलेंज के लिए तैयार है। अमित शाह का भी आप फैक्ट चेक करा दीजिए, वरना वो कहे अमित शाह जी भी वो है देशद्रोही है, आज वो कहे देश के खिलाफ है। आज अमित शाह ने पीटीआई को बयान दिया। नवीन कहां से ये बात लेके आते हो? कुछ भी नेशनल चैनल पे कह देते हो। एनआरसी पर तो बीजेपी, आसाम बीजेपी लगातार आवाज उठाती रही है, तो सच्चाई है, ये तो दुनिया इसको जान रही है। नवीन कुमार जी, जो बात तहसीन पूनावाला जो बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? तो अगर सच के इर्द गिर्द भी होते तहसीन भाई तो बात कुछ समझ में आती, लेकिन करें क्या? उनकी विडंबना है, वो ऐसे संगठन में है, जैसा संगत वैसी रंगत, मैं क्या करूं। अब वो ऐसे संगठन में सच के बाद जाना नहीं चाहते और झूठ बोलना छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी का विरोध कर रहे हैं अमित शाह जी, पूरे देश भर में लागू करने वाले हैं, आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो हमने रूप बदलने की बात करी थी कांग्रेस का, तो आपने रूप क्या, अपने प्रारूप रूप सब कुछ ही बदल दिया। वो ईमानदार देश की आजादी के लड़ने वाले कांग्रेस थे, देश को लूटने वाले कांग्रेस ही आ गए। वो देश के लिए अपने जब प्राणों की आहुति दिया करते थे, जो देश के अंदर रह करके गरीबों का खून चूसते, उसका पैसा लूट करके विदेशों में मकान बनाते हैं। वो देश के गरीबों के हित की बात क्या करते थे, इन्होंने देश में गरीबी बढ़ा डाली। तो कांग्रेस ने तो रूप बदला, बिल्कुल ही बदला, वो रूप बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान अखलाक अहमद साहब, लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अखलाक अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुमताज आलम रिजवी साहब, कांग्रेस की जो हालत है वो एक तरह से वो सबके सामने है, अंदरूनी जो खलफिशार है वो भी एक तरह से निकल कर आ रहा है, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, या मौजूदा वक्त में हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करें। क्या वाकई में मुश्किल दौर से गुजर रही है? सच्चाई यही है कि कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बात होनी चाहिए थी, जो इख्तलाफ सामने आया कल उभर करके, वो ये आया कि आखिर सलमान खुर्शीद को क्या ज़रूरत थी कि जब हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस किस्म की बातें वो सामने कर रहे हैं। अगर उनको कोई बात करनी थी, कोई मशवरा देना था, तो वो जा करके किसी बड़े लीडर से ये बात करते। और यही बात शायद राशिद अलवी ने इसी की मुखालफत की। और ये पहला मौका नहीं, आपको याद होगा अबू भाई कि इससे पहले जब आम इंतखाबात होने थे तब भी सलमान खुर्शीद ने इसी किस्म की बयानबाजी की थी। सवाल ये है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं
तब आप लीडरशिप पर क्यों बात इस तरीके से कर रहे हैं और क्यों इस सवाल को उठा रहे हैं? यकीनन जायजा लेना चाहिए कि आपकी शिकस्त आम इंतखाबात में क्यों हुई, और जैसा कि तहसीन पूनावाला ने कहा वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि एक साल में 3 सूबों को जीतना, जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। फिर इसके अलावा 2014 में अगर 44 सीटें कांग्रेस को मिली तो इस इलेक्शन में 52 सीटें आई, यानी कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह आती, ये सब इंटरनल बातें हैं, वो अंदरूनी तौर पर होनी चाहिए। पार्ट टाइम की सियासत करते हैं सलमान खुर्शीद साहब, पार्ट टाइम की सियासत करते हैं, जब हुकूमत आएगी तो मंत्री बन जाएंगे, वजीर बन जाएंगे। तो लेकिन वो इस किस्म के बयान क्यों दे रहे हैं और क्यों ऐसी चीजें आ रही, इस पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह हो जाती है कि खास इलेक्शन के टाइम जो है आप ऐसा बयान देते हैं। रिजवी साहब, इस तरह के बयान से सलमान खुर्शीद ने, आप उससे पहले देख लीजिए तो अजीज कुरैशी साहब ने बयान दिए, इससे पहले आप देख लीजिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस तरह का बयान दिया, अभी आप महाराष्ट्र में देख लीजिए संजय निरुपम एक तरह से नाराज नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी तो लगातार कांग्रेस में हो रही है। अशोक तंवर हैं, बहुत सारे हैं। नहीं, देखिए अशोक तंवर हैं, वो तो आप मालूम है कि वहां पे सदारत उनसे छिनी, ठीक है। निरुपम है, देखिए टिकटों की तकसीम में इस किस्म की चीजें होती हैं, इस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन इसको जो है ये कि अभी जायजा हो जाए, अभी तज्जिया हो जाए, अभी सब हो जाए, ये ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रहा है। क्या मंथन नहीं हो रहा है? क्या सोनिया गांधी जो है खामोश बैठी होंगी? क्या जो इनके मजलिस आमला के लोग हैं वो चुपचाप बैठे होंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि गौर नहीं कर रही, सोच नहीं रही। इसको बाहर कहने, चाहे निरुपम हो, संजय निरुपम हो, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे दूसरे लोग हों, और जैसा कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो बुरे वक्त में पार्टी को छोड़कर चले जाए, ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी? तो मैं कहता हूं कि नवीन जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मैं फिर उसके बाद अखलाक और मैं दीपक आपके पास भी आ रहा हूं। जी नवीन जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, बस 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए। मुझे 15 सेकंड ही दे दीजिए। जी। मेरा कहना केवल इतना सा है कि कांग्रेस चिंतन कर रही है, बात सही है, हो सकता है बिल्कुल कर रही होगी, राष्ट्रीय पार्टी रही है, अब बेशक क्षेत्रीय पार्टी से भी कमजोर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर चिंतन के बाद भी, चिंतन मनन के बाद भी हालात वैसे के वैसे क्यों है, वो बात समझने की आवश्यकता है। इसलिए कि कांग्रेस ने देश के अंदर अपनी जड़ें भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के पेड़ों पर लगाई थी। भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है तो कांग्रेस मुक्त हो रही है, किसी और का दोष नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, किसी और के लोग नहीं छोड़ रहे। ठीक है, मैं इसके जवाब अखलाक अहमद से ले लेता हूं। अखलाक अहमद, क्या यही बड़ी वजह है जिनके परिवार के हालात जो नहीं सुधर रहे, उसकी वजह यही जो नवीन कुमार बता रहे हैं? और वो क्यों छोड़ रहे हैं नवीन जी, आपको मालूम है? इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। इधर पीढ़ी रही है साहब, जब सुन लीजिए, मुमताज साहब सुन लीजिए, अखलाक साहब उसका जवाब दे रहे हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी आप बेहतर जानते। कांग्रेस पार्टी एक रिवायती पार्टी है, और देखिए देश की सबसे बड़ी रिवायती पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही 12.5 करोड़ वोट लिया है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आज हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी। और बात ये रहे, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में, तीनों स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। और आप देखिए 2004 में ये लग रहा था कि पार्टी जो है वो जीत नहीं पाएगी, पूरी तरीके से 2004 में सोनिया जी की कयादत में सरकार बनी। आज सोनिया जी की कयादत में जिस तरह से पार्टी इनके चेहरे को बेनकाब कर रही है बीजेपी को, आज की घटना देख लीजिए, मऊ की घटना है, बस्ती की घटना है, कानपुर की घटना है, घटनाओं ने देश को जकड़ रखा है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, और जिस तरह से हालात पैदा कर दिए हैं, इनके सिर्फ यही मुद्दे की तलाश में रहते हैं हर वक्त कि किस तरह की। नहीं, लेकिन अखलाक साहब, आपके यहाँ जो अंदरूनी खलफिशार है उसकी पोल तो आपके सीनियर लीडर ही खोल रहे हैं। कांग्रेस में अंदर क्या कुछ चल रहा है, अंदर क्या खींचतान है, नहीं कोई पोल नहीं। अगर आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहते हैं, उनका बयान अबू भाई देखिए कि आत्मचिंतन की जरूरत है, तो कोई ये तो आत्मचिंतन होता ही है। और दूसरी बात, सलमान खुर्शीद साहब ने जो वक्तव्य दिया वो व्यक्तिगत अपना, उन्होंने उस पर मैं कोई व्यक्तिगत नहीं देना चाहता। मसला यह है, हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। इन्होंने पूरे देश के हालात को
किस तरह से खराब कर रखा है ये बताने की जरूरत है क्या? आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जो है प्रियंका गांधी जी की क़यादत में उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पे विकल्प बन के खड़ी है, बाकी पार्टियां डर में हैं और डर दिखाकर कभी ईडी और सीबीआई का डर दिखा के ये लोग जुबान को चुप करते हैं, तो उसका विकल्प सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इसकी रिवायत है, उसका इतिहास है और वो हमेशा भारतीयता की और सेकुलरिज्म की मिसाल है। ठीक है, मैं दीपक आपके पास आना चाहूंगा। दीपक, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस एक वक्त ऐसा था कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और अभी भी मतलब वो बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी अपोजिशन है, लेकिन जो एक उसका मर्तबा और एक उसका रुतबा जो एक स्टेटस हुआ करता तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और जो उसके सीनियर लीडर हैं वही एक तरह से उसकी पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल अबू भाई, देखिए कांग्रेस इस समय क्या हो गया है कांग्रेस को कि वो क्या दूसरे के बनाए हुए पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रही है। हर इलेक्शन में एक दूसरी लकीर खींची जा रही है बीजेपी की, उसी को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। अपना इनके पास खुद की इतना एजेंडा है, इनके पास इतने जो इतिहास अगर आप उसको लेकर के चलो या अपने इतना जो भी इतने साल में आपने देश में किया उसको लेकर के चलो, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या होता है कि जब कोई पार्टी इनको एक लतीफा टाइप का फेंक देती है वो उसी को घूमने के चक्कर में उसी में फंस के उलझ जाते हैं। तो आपने देखा होगा किसी भी चुनाव में अगर वहां की लोकल लीडरशिप नहीं है, जहां पे अगर सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्व होती है कांग्रेस की, तो वहां पे ऐसी जगड़माल बना देती है कि वहां पे ये लोग खुद उलझ जाते हैं, इन्हें खुद नहीं समझ में आता है कि किस आइडियोलॉजी पे चलना चाहिए, किस आइडियोलॉजी पे नहीं चलना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत की ये बात है, यहाँ पे सब लोग अपने विचार के नाम पे कुछ भी बोलते हैं पार्टी में, पार्टी की आइडियोलॉजी कोई फॉलो नहीं करता है, चाहे वो कोई भी नेता हो, एक छोटा सा भी नेता हो अपने हिसाब से कुछ भी बोलता है। तो पार्टी की गाइडलाइन कुछ तो होनी चाहिए, उसी गाइडलाइन को लेकर के क्या होता है जनता में एक ऐसा मैसेज जाता है जिससे कि इन लोगों को या अन्य पार्टियों को भी उससे काफी नुकसान हो जाता है। तो ये चीज संभालने की जरूरत है। आपको पुराना संगठन है, मजबूत संगठन है, देश भर में संगठन है, आपके वजह से बहुत सारे आपके वजह से बहुत सारे लोग हैं, आप उनको बनाइए, आप उस पर आपको दिखाइए। हर मुद्दे पे श्रीमती प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं। सुनिए आप ऐसे उल्टे सीधे वक्तव्य मत दीजिए, आप अपनी पार्टी को देखिए। आप देखिए, आपको मैं उपदेश नहीं, आपको आप अपने पार्टी को उपदेश दीजिए, हमें मत दीजिए। बस इतना कह रहे हैं कि आप एक बयान दीजिए, किसी भी एक मुद्दे से एक बयान पूरे पार्टी का होना चाहिए। रिवायती पार्टी है, 12.5 करोड़ वोट है साहब, यही तो दिक्कत है, मानने को तैयार नहीं। मानिए बस इतना मानिए। ठीक है दीपक, बातों के अखलाक से बात होगी। मैं तहसीन पूनावाला एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, जो बात मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे थे और जो बात तहसीन आपने भी शुरू में कही थी, सवाल ये उठ रहा है क्या आज कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही है? क्या ये एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही है? नहीं अबू साहब, मुझे लगता है ये कांग्रेस की ताकत है। मैं समझाता हूं संक्षेप में। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, तिलक और महात्मा गांधी, तिलक के एंड ऑफ द करियर, महात्मा गांधी के शुरुआती करियर में कुछ डिफरेंसेस थे, तिलक और अगरकर में डिफरेंसेस थे, महात्मा गांधी और नेहरू में डिफरेंसेस थे, नेहरू और पटेल में डिफरेंसेस थे, पटेल और गांधी में डिफरेंसेस थे, गांधी और अंबेडकर साहब में डिफरेंसेस थे। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसमें हमेशा डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किया जाता था और आवाम के सामने रखा जाता था। पटेल और आजाद साहब के सामने डिफरेंसेस थे, पहली बात। दूसरी बात, आप मॉडर्न इतिहास में देखिए, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी, उनमें भी कुछ न्यूक्लियर डील वगैरह इश्यूज पर लेकर डिफरेंसेस थे। तो डिफरेंसेस को जमहूरियत में सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर डिफरेंसेस है आवाम के सामने, तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमें डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष है, नड्डा साहब जो है वर्किंग अध्यक्ष है, जो भी है जिस पद पर है, क्या नड्डा साहब एक फैसला, मैं दो फैसले की बात नहीं कर सकता, अमित शाह साहब के विरोध ले सकते? क्या एक भी बीजेपी का प्रवक्ता अमित शाह साहब को क्वेश्चन कर सकता? नहीं कर सकता। क्या इसे डेमोक्रेसी कहते हैं? डेमोक्रेसी वो कहते कि देखिए हमारा वक्त बुरा चल रहा है, हमें ये इसमें ये हमें करना चाहिए, 370 पे सही फैसला है, गलत फैसला है, इसी तो हम डिस्कशन कहते हैं, इसी तो हम डिबेट कहते हैं। आज मैं अपनी बात समाप्त करता, आज हम आपके चैनल पे क्यों डिबेट करने के लिए, मेरा और नवीन भाई का पक्ष अलग है, लेकिन हम डिबेट कर रहे हैं ना, यही तो इस देश की परंपरा है कि हम सेलिब्रेट करें, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल मुमताज अहमद रिजवी साहब, कुछ मैं नवीन आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मुमताज अहमद आपको भी दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक मीर अनीस का एक मिसरा है, तहसीन भाई, मीर अनीस का मिसरा है
क्या सलमान खुर्शीद या दूसरे कांग्रेसी लीडर नहीं समझ रहे हैं कि हर सुखन मौका हर नुक्ता मकाम इदारत, कौन सी बात कब कहनी चाहिए? क्या इतनी समझ कांग्रेस लीडरान के पास नहीं है? और कहाँ कहनी चाहिए? ये बिल्कुल सही है। अभी जब 2 जगह इलेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो क्या जरूरत थी कि इसकी डिबेट छेड़ दी? बिल्कुल जब आपको अभी हुकूमत को घेरना था, जब आपका बेरोजगारी का मसला उठाना था, जब कांग्रेस का कोई ना कोई सीनियर लीडर आता है और आप जो है बेतुके बयान दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इससे पहले भी माजी में भी इस हैरत होती है कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल। देखिए अबू भाई एक मिनट जी, अबू भाई एक मिनट अबू भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस में नो डाउट कि इंटेलेक्चुअल भरे पड़े हैं, पढ़े लोग लिखे लोग बिल्कुल भरे पड़े हैं और आजादी भी है, लेकिन आजादी का मतलब ये तो नहीं है कि आप कभी भी और कहीं भी और कुछ भी बोल देंगे। दानिश्वरी ये तो नहीं होती। दानिश्वरी तो वो होती है कि कौन सी बात कहाँ कही जाए और कैसे कही जाए। ये समझ कांग्रेस खोती जा रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। ये समझ पैदा करनी पड़ेगी कांग्रेस को। बिल्कुल, जब तक ये समझ पैदा नहीं होगी, ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। नवीन जी, मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना है। कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे थे जी? मैं केवल इतना कहता हूं भाई, मुझे नहीं मालूम तहसीन भाई किसको डेमोक्रेसी कहते हैं, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी किसको कह रहे हैं? नहीं, सर आप सवाल पूछिए अपने अपने अध्यक्ष। हमारे सवाल करते हैं, अमित शाह से हमारे कर सकता है। अरे भाई ये इनका सोचना है ना। बीजेपी के प्रवक्ता मैं हूं ना, ये तहसीन भाई भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं है ना। मुझे मालूम है ना, हम जाते हैं अपने पार्टी अध्यक्ष से सवाल करते हैं, पूछते हैं हमें क्या बात करनी क्या नहीं करते, हम हमारा इंटरेक्शन होता है, बड़ी चर्चा होती है। वो चर्चा उसके अंदर अगर कांग्रेस से छोड़ करके इनको प्रवक्ता बनना है भाजपा का, तो कोशिश करें आने की, जाकर के बात करें, कहें कि हम तो भाई राष्ट्रवादी है, हमारी अपनी सोच को बदले। लेकिन आप अपने यहां पे कह रहे हैं कि इनके नेता सवाल कर रहे हैं। वो सवाल नहीं कर रहे, वो आईना लेकर के बैठे हैं। वो बता रहे हैं कि आपने पार्टी को नुकसान पहुंचा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बता रहे हैं। अभी भी बाकी नेता हर एक नहीं, मैं 10 नाम गिनवा सकता हूं जिन्होंने कहा कि परिवार से कांग्रेस को बंद करना चाहिए। छोटा सा मुझे ब्रेक मिलेगा, लेकिन देश के बाद हम इसी इशू पर बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के अच्छे दिन कैसे आएंगे। कांग्रेस में जो उठापटक चल रही, खींचतान चल रही है, आखिर इन सब से कांग्रेस से कैसे निपटेगी और कांग्रेस की नैया आखिर पार कौन लगाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं जो कांग्रेस में मौजूदा दिनों में जिस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है, इसके अलावा जो खींचतान है अंदरूनी तौर पर, वो भी एक तरह से बाहर निकल कर आ रही है। एक बेचैनी सी है पार्टी में, मायूसी सी है, और खास बात यह कि 2 रियासतों में अहम इंतखाबात सर पर हैं। ऐसे में कांग्रेस में जो एक उलझन सी देखी जा रही है, इसकी आखिर वजह क्या कुछ है? क्या वाकई में कांग्रेस की ये खलफिशार इन चुनाव से पहले दूर होगी? इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले प्रभात त्रिपाठी जी, ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। त्रिपाठी जी, 1977 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एक बुरा दौर वो भी एक तरह से देखा गया था, और एक बुरा दौर अब है। इन दोनों का अगर हम मुआवजा करें, किस तरह से आप देखते हैं? क्या 77 जैसे हालात फिर एक बार कांग्रेस के सामने खड़े हैं? देखिए अबू जी, थोड़ा मुझे समय ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, जी। मैं ये कहना चाहूंगा 77 का जो आपने जिक्र किया, उसके बाद जो लीडरशिप, जो इंदिरा जी की लीडरशिप थी और जनता के बीच कितना इमरजेंसी में माहौल खराब हुआ था, उसके बाद वो किस तरह उभर के सामने आई, वो चीज नेताओं को पैदा करनी होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, नंबर 2 पे आप हैं, विपक्ष है, देश की सत्ता में एक जो राष्ट्रीय चुनाव होता है, आप राष्ट्रीय चुनाव में अपने आप को पूरी तरह उनके ट्रैप पे फंस जाते हैं। जो बयानबाजी होती है उसमें आप फंस जाते हैं, आप उसको इग्नोर करना नहीं जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले चरण पे आपसे कहा था, तहसील पूनावाल जी को थोड़ा सा बुरा लग गया था। मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वस्थ राजनीति कीजिए। आप भारत के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे, अब जैसे रफेल लेने राजनाथ सिंह गए, वहां ओम उन्होंने अगर बना दिया, हम शस्त्र पूजा कर रहे हैं, उस पे आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरा ये कहना है कि देश की जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे तो आप बोलिए और सड़कों पर उतरिए, आप पगडंडियों में जाइए, किसानों की समस्याओं को देखिए, सब कुछ कीजिए। आपके जो बयान बहादुर हैं, जब स्टेट के चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और वहां पे संजय निरुपम को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, इधर आपके सलमान खुर्शीद ने बयान दे दिया, इधर आपने शस्त्र पूजा पे बयानबाजी हो गई।
तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे होते हैं, उसमें सरकार के साथ आप अपोजिशन पार्टी है, आप खिलाफत करें, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसपे आपको ये बड़े सोच समझ के बयान देने चाहिए कि जो बहुत जल्दी पूरी देश की जनता के सामने क्लिक करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो आपका 370 का मामला हो, कोई भी मामला हो। हाँ, और बाकी एक सेकंड और चाहूंगा, मेरा ये कहना है कि स्वस्थ राजनीति करके आप दोबारा आ सकते हैं सत्ता में। ऐसा नहीं कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन जो उन्होंने बड़ी लकीर खींची है, अब आपको उससे बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अखलाक साहब जी कहना चाहूंगा कि ये अब कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर ही देखिए सवाल उठ रहा है। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। कोई अस्वस्थ राजनीति कर रहा है तो वो बीजेपी है। आज की आप देखिए 3-4 दिन की घटना है, मऊ में बदमाशों ने घर में घुसकर शिक्षक और बेटे को मार दिया। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई ये रीजनल समस्या है। और देखिए छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष को दिन दहाड़े बस्ती में गोली मार दी गई। कानपुर में ये तो देखिए सब यूपी, ये रीजनल समस्या है। ये सब यूपी के है, ये सब यूपी के मसाइल हैं, वहां के इलाकाई मसाइल हैं। अखलाक साहब, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मसले हैं उसका आखिर क्या किया जाए? आप मुझे बताइए। अब्बू भाई, मैं आ रहा हूं, मुमताज साहब आ रहा हूं। अब्बू भाई, ये इखलाक साहब नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं आपको। जी। इसने हमेशा सेकुलरिज्म की बात की है। अगर ये पूरे राष्ट्र अरे भाई, अब्बू भाई, मैं आ रहा हूं, नवीन जी मैं आ रहा हूं, मैं नवीन जी आ रहा हूं। कुछ अपराध की घटनाएं नजर आ रही हैं और पश्चिम बंगाल में एक स्वयंसेवक के पूरे परिवार को 8 महीने की गर्भवती महिला को पूरे परिवार का ब्रूटल मर्डर स्तर पर अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस है। क्या कैसी राजनीति करेंगे? ठीक है, नहीं मैं मुमताज साहब जो बात त्रिपाठी जी ने कही बड़ी अच्छी है, उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि 2-3 चीजें जो है एक तरह से वो हो गई कि भाई कांग्रेस जो बीजेपी ने लाइन खींची है, कांग्रेस को उससे बड़ी लाइन खींचनी होगी। और जो सबसे बड़ा इशू उठाया त्रिपाठी जी ने कि कांग्रेस में लीडरशिप पर अब सवाल उठ रहा है। और एक और इशू जो डिबेट के पहले हिस्से में हुआ कि कांग्रेस खानदानी सियासत से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये अपने दोनों काम में से कुछ भी नहीं करेगी, ना तो परिवार से बाहर निकलेगी और ना ही जो है। नहीं देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो ये कहूं कि देखिए जो वो जवाब इखलाक साहब एक मिनट इखलाक साहब नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है इश्यूज को नहीं उठा रही है, लेकिन जिस तरीके से सेहतमंद सियासत की बात की जा रही है, अबू भाई माफ कीजिएगा, कुछ मीडिया जो एजेंडा तय करके चलाते हैं वो भी बंद होना चाहिए। कम से कम जो सही बात हो उसको भी दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में रोज पीसी होती है और मैं जाता हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां इश्यूज उठाए जाते हैं लेकिन वो दिखाए नहीं जाते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि कांग्रेस को यकीनन जो है वीआईपी कल्चर से निकलना पड़ेगा और पार्ट टाइम की सियासत बंद करके फुल टाइम की सियासत करनी पड़ेगी, तभी अच्छे दिन आएंगे। जैसा कि आपने कहा था, जब तक पार्ट टाइम की सियासत कांग्रेस में होती रहेगी कि आप आए और बस एक बयान दे करके और फिर अपने काम में लग गए, कोई वकालत कर रहा है तो कोई अपनी बिजनेस चला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो ये ऐसे अब नहीं चलेगा। बीजेपी को आप सीखिए कि बीजेपी जिस तरीके से आप देखिए कि इलेक्शन जीतने के बावजूद अगले इलेक्शन के लिए लग जाती है और दिन रात जिस तरीके से वो दौड़ भाग मीटिंगें, कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है। अभी भी उनको लगता है सब मंत्री जी जितने कांग्रेसी लीडर हैं, हर कोई मंत्री जी, 4 लोग मंत्री जी, वजीर जी और इसी खुशफहमी में कांग्रेस अब भी मुब्तला है। उसको लगता है अब भी हम हुकूमत में। तो ये कल्चर इससे निकलना चाहिए। जहां तक आपने ये फैमिली की बात की, एक खानदान विरासत की बात की है, तो देखिए सोनिया जी को ले आए, यकीनन जो है ऐसा समझा जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि गांधी फैमिली से कोई सदर नहीं बनेगा और यही कह के उन्होंने प्रियंका गांधी को रोका था क्योंकि ये नाम चल गया था कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी टेक ओवर कर सकती हैं, लेकिन उनको ये कह के रोक दिया गया गांधी फैमिली से। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अब शायद कोई गांधी फैमिली से बाहर आए। बिल्कुल ये सही कह रही है, डिसीजन और जो बीजेपी के जाल में या जो भी कह लीजिए ये फंस गए। राहुल गांधी ने कहानी वहीं पर रह गई। सोनिया गांधी, मैं 1 मिनट, जी बिल्कुल यहीं पे गलती हो गई कि अगर राहुल गांधी ने, पहला तो ये कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था। बीजेपी ने पूरा चक्रव्यूह बनाया, उसमें राहुल गांधी फंसे और एक आना का मसला बना करके मुस्ताफी हो गए। अब्बू भाई, और दूसरा ये गलती कर दी, एक तो राहुल गांधी, दूसरी की सोनिया गांधी
को तो फिर ले बीजेपी आए। जिम्मेदार। सोनिया गांधी किसी को बना देते। आपने लल्लू को बनाया कि नहीं यूपी में? आपने यूपी में प्रियंका गांधी के बजाय जाहिर सी बात है, दिल्ली में एक लल्लू आप ढूंढ लेते। सही बात है। मैं तहसीन साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। लल्लू को तहसीन बना देते। लल्लू क्या बिल्कुल नहीं, मैं नवीन जी आ रहा हूं, नवीन जी उससे मैं आ रहा हूं, लेकिन एक बात तहसीन पूनावाला से मैं जानना चाहूंगा। तहसीन जो बात मुमताज साहब ने कही, कांग्रेस अपने वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं निकल पा रही है, और शायद कांग्रेस जो मुश्किल में घिरती जा रही है उसकी वजह यही है कि कांग्रेस का जो कैडर है, कांग्रेस के लीडरशिप की बात करें, वो वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं आ पा रहा है। सोने की चम्मच लेके पैदा हुए साहब कांग्रेस के नेता। देखिए, मैं दो तीन चीजों को एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, बार बार ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। मैं आज गांधी पर एक किताब पढ़ रहा था, महात्मा गांधी पर। 1947 में जब हमें आज़ादी, जंग आज़ादी से हमें के बाद हमें आज़ादी की बातचीत चल रही थी, सितंबर की बात चल रहा हो, अगस्त में आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी अगस्त में दिल्ली में नहीं थे, वे कोलकाता में थे। वे हिंदू मुस्लिम राइट्स को बंद करने की कोशिश में वहां पर हड़ताल पे बैठे थे, भूख हड़ताल पर। और उस वक्त भी आरएसएस ने इस तरह का प्रचार किया देश में कि ये देश विरोधी है, देश के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, देशद्रोही है। ऑब्जर्वर उनके ऑर्गेनाइजर न्यूज़पेपर में बाकायदा छापा, दिसंबर में भाषण दिए। 1948 में गांधी जी का कत्ल हो गया। तो इस तरह की भाषा आरएसएस पहले से करते आ रही है, महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा। दूसरी बात, आप बार बार परिवारवाद की बात करते हो। हम महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, मैं आपको परिवारवाद की बात करता हूं। क्या पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी नहीं है? क्या वहां के पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस साहब के बेटे नहीं है? क्या विनोद तावड़े के पिताजी आरएसएस में नहीं थे? क्या पीयूष गोयल के पिताजी बीजेपी के ट्रेजरर नहीं थे? यहां तक के मोहन भागवत के पिताजी भी आरएसएस के प्रचारक थे। फिर हम बात करते परिवारवाद की, तो मुझे बीजेपी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो आरएसएस से बाहर से आया हुआ है। सारे अध्यक्ष आरएसएस से आते हैं। यहां तक के परिवारवाद में अमित शाह के बेटे, अमित शाह के बाद जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अमित शाह के बाद वो बने। क्या उनकी क्वालिफिकेशन है? क्रिकेट खेलते हैं उनके बेटे जय शाह? क्या अमित शाह खेलते थे? कहां से बन गए ये अध्यक्ष? तो देखिए, परिवारवाद का ये जो आप ढोल पीटते हो या पीटना बंद कीजिए। आखिरी बात, मैं जानता हूं और मैं इस बात को मैं जानता हूं और मैं इस बात को जानता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, कांग्रेस का वक्त बुरा चल रहा है। लेकिन सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है। ये कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट चुना जाएगा। राहुल गांधी बोला प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस गांधी परिवार से नहीं आएगा, उसकी प्रक्रिया होगी, इलेक्शंस होगा। इस वक्त पार्टी बिखर रही थी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, बिखर रही थी। हुड्डा साहब रिवोल्ट कर रहे थे, अन्य लीडर्स रिवोल्ट करते। सोनिया गांधी का आना वहां पर जरूरी था, तो उन्होंने आकर वैसे रोका। इसमें गलत क्या है? ठीक है। नवीन कुमार जी, जो उठापटक कांग्रेस में चल रही है, ठीक है, अब जिस तरह से तहसीन पूनावाला ने कहा या मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा कि एक मुश्किल दौर है, ये मुश्किल दौर गुजर जाएगा। और शायद बीजेपी को भी याद होगा नवीन जी, जब मोदी जी 2019 में जीत कर आए, सबसे पहले जुमला उनका यही था कि 2 से दोबारा। तो बीजेपी कहां से कहां पहुंची है, तो अपना बुरा दौर भूलना नहीं चाहिए। क्या नवीन जी लगता है कि जिस तरह के कांग्रेस के हालात है, उसका फायदा भी बीजेपी एक तरह से उठा रही है? दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये, आपने कहा कि 2 से 12, भाजपा ने लगातार संघर्ष किया, हर कार्यकर्ता ने जमीन पर रहकर। भाजपा के हर कार्यकर्ता ने देश के आम आदमी, जो आम नागरिक है, उसकी आवाज को बुलंद किया, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ी और उसके हक को पूरा करने का काम सरकार में आने के बाद कर रही है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि परिवारवाद हमारे यहाँ ठीक है, संघ परिवार एक परिवार है, एक संस्था है, एक ऐसी संस्था जिसके अंदर व्यक्ति का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर राष्ट्र निर्माण की हम सीख देते हैं। अगर वहां से, लेकिन कांग्रेस का परिवार गांधी वडरा परिवार है, इसके अलावा दूसरा परिवार नहीं है। कांग्रेस एक गांधी वडरा परिवार तक सीमित है, और संघ परिवार जिसके अंदर अनन्य लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हम उसको परिवार कहते हैं, जिसके जो कि दलित भी है, सामान्य वर्ग से भी है और पिछड़े वर्ग से भी है, हर एक वर्ग का आदमी है। और जहां तक आपने कहा महात्मा गांधी जी की बात की संघ के विषय में, महात्मा गांधी जी का कहा हुआ नहीं, लिखा हुआ कोट है कि अगर सामाजिक समरसता मुझे कहीं देखने को मिली तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में आने के बाद मिली। और जागर में राष्ट्रीय नवीन जी ये भी बता दीजिए कि आपके यहाँ भी परिवारवाद है, इसे स्वीकार कर लीजिए
कई एग्जाम्पल तहसीन पूनावाला ने दी महाराष्ट्र में। मैं वो अबू भाई मैं बता रहा हूं, मैं उसका भी जिक्र कर दूं, चिंता मत करिए। मेरा ये कहना है कि महात्मा गांधी जी ने जब लिखा तो उसमें लिखा कि अगर मैं इस कार्यक्रमों में, संघ के कार्यक्रम में नहीं आता तो मुझे इसके बारे में जो भ्रांतियां थी वो मेरे दिमाग में बनी रहती। तो यानी कि महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि संघ में आने के बाद उनको पता चला सामाजिक समरसता से ये एक बात और मैं तहसीन भाई को कहता हूं, आपके माध्यम से तहसीन भाई को कहता हूं, कुछ दिन संघ में आए और जाने के पता चलेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। दूसरी बात आपने कहा कि परिवारवाद, हमारे यहाँ पर कोई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है भाजपा का आज से लेकर के आप इतिहास में कभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जो एक ही परिवार का बनेगा जिसके आगे सब कुछ चलेगा। काम है देख मुझे एक ही परिवार से बन रहा है। ठीक है दीपक पांडे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अखलाक साहब भी वेट कर रहे हैं जी। तहसीन 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए जी। मुझे नवीन जी आरएसएस के एक दलित अध्यक्ष बताए, एक महिला अध्यक्ष बताए। आरएसएस में ना ही कभी कोई दलित अध्यक्ष बनाए। देखिए आरएसएस के इशू पे मैं तहसीन ये कह रहा हूं कि फिर आरएसएस की चर्चा हो जाएगी पूरी। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो मुश्किल हालात से गुजर उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मैंने कहा ना कुछ दिन संघ में रहिए, आपको कुछ ज्ञान बिल्कुल आपका भी निर्माण होगा। मैं क्योंकि अब हम व्यक्तिगत निर्माण नहीं होता संघ में, मैं स्वयंसेवक हूं तो मुझे दूसरी चीज, क्योंकि आप समझिए आप कुछ नहीं ना आपके अंदर देश की राष्ट्र की। ठीक है मैं दीपक आपके पास आ ररहा हूं। दीपक बहुत अच्छी जगह गए। ठीक है मैं दीपक आपके पास आ रहा हूं। दीपक कांग्रेस एक तरह से मुश्किलों में घिरी हुई है। कांग्रेस 2014 से पहले मजबूत थी और हमने देखा कि जो रीजनल पार्टियां थी या खासतौर से बीएसपी की हम बात करते हैं, ये सब कांग्रेस के साथ यूपीए में एक तरह से मिलकर रहती थी। लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से जो पार्टियां रीजनल या नेशनल जो पार्टियां थी वो भी एक तरह से छोड़कर चली गई। और क्या शायद यही वजह थी, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हुई तो दूसरी पार्टियां भी एक तरह से उन्होंने भी अपना दामन एक तरह से कांग्रेस से बचाया। दीपक डूबती मीनार में कौन बैठेगा? नहीं देखिए अबू भाई, आप अभी कांग्रेस कमजोर होने के बाद भी अपने रवैये में उन्होंने बदलाव नहीं किया। आपने देखा होगा कि जो जब 2018 के चुनाव थे 4 स्टेटों में हो रहे थे तो उस समय काफी गठबंधन की बातें चला करती थी, लेकिन इनकी जो रीजनल जो नेता होते थे उनके संगठन में वो उस हिसाब से नहीं बना पाते थे कि जो वहां की रीजनल पार्टियां हों उनसे गठबंधन किया जा सके। उसके लिए बहुत सारी डिबेट हुई है, मैंने भी की है, आपने भी करवाई है। तो आपने देखा होगा कि ये लोग अभी भी इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है कि आइए हम लोग मिलकर के एक साथ लड़े, अपने उसी फ्लो में उसी एटीट्यूड में चलते चले जा रहे हैं। नहीं तो क्या आपने देखा होगा जो स्थिति मध्य प्रदेश की है चाहे राजस्थान की है, अगर ये छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन होता तो वहां पे कितनी प्रचंड जीत होती। तो ये सब चीजें होना, इनको मंथन करना चाहिए। ये चीज बीजेपी में देखिए क्या होता है, बीजेपी को जब लगता है आपको जरूरत है तो जरूर आपको पूछेगी और रखेगी, अगर लगता है कि जरूरत नहीं है तो तुरंत निकाल देती है, वो चीज है। लेकिन इनको तो अगर जरूरत है तब भी नहीं किसी के पास जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। आप अगर कमजोर हो, आप अगर बड़े संगठन एक बड़े संगठन की भूमिका निभाना चाहते हैं तो छोटे लोगों को आप सम्मान दीजिए। कांग्रेस बीजेपी अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को साथ लेकर चलती है, लेकिन ये चीज कांग्रेस में नहीं है। वक्ता अभी बता रहे थे, मैं उनकी जी कांग्रेस में पूरी बात है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो निडर होकर देश में सबसे ज्यादा लड़ रही है। कांग्रेस अभी ये संघ की बात बता रहे थे, आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी जी को मारने वालों को देशभक्त कहा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब हमने नहीं कहा बीजेपी के, जिसका नाम है विपिन चंद्रा जी की किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है आजादी के बाद का भारत, जिसमें वो हिंदू स्वयं सेवन पर नहीं अखलाक साहब जो सवाल दीपक ने उठाया है, अखलाक साहब जो सवाल निकले कहीं बाहर निकले ख्याल नहीं रखती है, बिल्कुल छोड़कर चली जाती है मौके पर। थैंक यू चालू रहा सरदार पटेल, थैंक यू। क्यों कांग्रेस ही पूरे देश में लड़ रही है। आज अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, पूरे देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, पूरे देश में जो है मॉब लिंचिंग के मसले हैं, पूरे देश में हर अरे भैया कुछ जानकारी ले आते तो अच्छा था। देश के क्या हालात पैदा कर दिए आप रहने दीजिए तहसीन भाई, आपके जगह कांग्रेस का अच्छा पक्ष ठीक है मैं मुमताज साहब मुझे
ये क्या अबू जी, साथ लेकर ठीक है, चलेंगे? ठीक है। मैं त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, मैं ये चाह रहा हूं कि डिबेट के आखिर में मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस आखिर अब उभरे के कैसे, कांग्रेस के अच्छे दिन आखिर कैसे आएंगे? ठीक है, ठीक। नहीं आ सकते साहब, जब तक कांग्रेस का तो अंतिम अबू समय है। जी। कांग्रेस के अच्छे दिन उसी दिन आ जाएंगे जब वो झारखंड में खड़े होकर महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की लोकल जनता, महाराष्ट्र में अगर चुनाव हो रहा है, पहले तो आपको राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़ा चुनाव होता है, उसमें आपको एक भागीदारी जब आप करते हैं तो जनता के बीच जो आपका परसेप्शन है, चाहे वो करप्शन को लेके हो, चाहे वो परिवारवाद को लेके हो, चाहे वो परिश्रम करने के मामले में, देखिए भारतीय जनता पार्टी की विजयी पताका फहराने के बाद वो दूसरे दिन से फिर लग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। आपको अपना परसेप्शन ठीक करना होगा। बिल्कुल। आपको मुमताज आलम रिजवी साहब, कांग्रेस को अपने एजेंडे पर वापस आना होगा। कांग्रेस की जो पॉलिसी थी माजी में, उसी पर वापस आना होगा। जिस एजेंडे से भटक गई कांग्रेस, उस पर उसको वापस आना होगा। देखिए, बिल्कुल सही, निश्चित तौर पे बिल्कुल। कांग्रेस को सबसे पहले ये कि जिस तरफ बीजेपी ले जाना चाहती है उसको उससे बचना चाहिए, और कांग्रेस को बिल्कुल जो आजादी की बात करती है वही संघर्ष, यानी अगर जेल जाना पड़ रहा हो तो जेल जाना पड़ेगा, कहीं भूख हड़ताल करनी हो तो भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, और इंसाफ के लिए चाहे वो एक दलित की लिंचिंग हो और चाहे मुस्लिम की लिंचिंग हो, क्योंकि दलित में तो इनके लीडर पहुंच जाते हैं कांग्रेस के, लेकिन अगर मुस्लिम या अकलियत का कोई मारा जाता है तो नहीं जाते हैं। तो ये खौफ निकाल करके इंसाफ के लिए जिस तरीके से गांधी जी पहुंचे थे फसाद के दौरान और कई जगह धरना दिया था, मैं उसी के इंतजार में हूं कि कब प्रियंका गांधी, कब राहुल गांधी और कब इनके सीनियर लीडर भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हफ्ते तक बैठेंगे। मैं उसके इंतजार में हूं। वाकई देखिए, एक मिनट, ट्रेडिशनल नहीं, वाकई कब ये जेल में जाते हैं हक के लिए, वो जिस दिन ये कांग्रेस में स्प्लिट आ जाएगी। नवीन जी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, सुन लेते हैं जी। नवीन जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि रिजवी साहब ने हमको बना दिया बंसरी वाला और पूरी कांग्रेस को बना दिया चूहा, कि हम बंसी बजाएंगे, राज्य की कहानी में बचपन में पड़ी है और ये सारे चूहों उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है भैया, हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है। 70 साल तक देश में राज किया, क्या उसको एबीसी नहीं आती क्या? और आपने कहा जाए तो जेल में जाने के लिए गरीबों के लिए वो ये उनका दोष है ना भाई। अगर वो नहीं कर रहे तो उसमें हमारा हम क्यों दोषी बना रहे हैं आप? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कांग्रेस दूसरी बात अगर आप कह रहे हैं करना होगा, वो जाहिर सी बात है। नवीन जी, नवीन कुमार जी मेरे साथ बात हो गई, 5 सेकंड ठीक है, हाथ रख के बताइए। सुनिए, 6 साल में इकोनॉमी के मुद्दे पर थे, कानून के मुद्दे पर लिंचिंग का मुद्दा है। ठीक है, मेरे पास देखिए टाइम नहीं बचा है। मुश्किल दौर बहुत दिनों तक नहीं रहता है, क्योंकि मुश्किल दौर बीजेपी ने भी एक लंबा दौर चला और अब उसके भी अच्छे दिन आए हैं, और अगर कांग्रेस भी अपने एजेंडे पर वापस लौट आती है तो उसके भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उसके लिए एसी कमरे छोड़ने होंगे, वीआईपी कल्चर छोड़ना होगा, और एक बार फिर से खुद एहतसाबी कांग्रेस को करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का डिबेट में जुड़ने के लिए। मुमताज आलम रिजवी साहब, नवीन कुमार जी, दीपक पांडे जी, प्रभात त्रिपाठी साहब और अखलाक अहमद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।